हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इससे पूर्व वाले वीडियो में थायो ईथर्स की प्रिपरेशन बताई थी और केमिकल रिएक्शंस डिस्कस कर रही थी। उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो हम कर रहे थे वो थी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में भी हमने देखा कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं उसमें भी पर आयोडिक एसिड के साथ में जब ऑक्सीकरण किया जाता है तो सल्फॉक्साइड्स प्राप्त होते हैं। यदि डाइथाइल सल्फाइड हमने लिया है काम में और उसका ऑक्सीकरण करा है तो डाई इथाइल सल्फॉक्साइड प्राप्त होगा। ये डाई इथाइल सल्फॉक्साइड और सल्फोन जो है ये इनमें पहली बात तो ये है कि सल्फर परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दोनों में ऑक्सीजन परमाणु के साथ में और सल्फर के बीच में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है, क्योंकि आपको पता है कि सल्फर के पास में 3d ऑर्बिटल उपस्थित हैं और वही बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। इस कारण से जो डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड है वो बहुत स्थायी होता है यौगिक, और हम इसे विलायक के रूप में भी काम में लेते हैं, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। अब हम थोड़े इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि जो डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड है उसकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है। वो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसके कारण से जो सल्फ़र और ऑक्सीजन के बीच में जो पोलरिटी आ जाती है वो एक दूसरे को जो चार्ज है वो डीस्टेबलाइज होता है, जिसके कारण से उसमें स्थायित्व आ जाता है। दूसरी जो इसकी रिएक्शन है वो है थायो ईथर्स की डीसल्फ्यूराइजेशन, जिसमें रेनिन निकल के साथ में रिएक्शन होती है और एल्केन प्राप्त होता है। तीसरी जो रिएक्शन है वो है सल्फोनिक एसिड के साथ में। सल्फोनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट कर दे डीसल्फ्यूराइजेशन के साथ में एक रिएक्शन आती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। तो थायो ईथर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में सल्फोनियम सॉल्ट बनाते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई थायो ईथर्स की। आपने मस्टर्ड गैस का नाम सुना होगा। मस्टर्ड गैस क्या होती है? वो है 2,2- डाईक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड, इसको कहा जाता है मस्टर्ड गैस। और मस्टर्ड गैस की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि एक तो ये इसमें एक पंजेंट सी स्मेल होती है जो कि सरसों के तेल जैसी गंध होती है, और ये त्वचा पर संपर्क आने से फफोले उत्पन्न कर देती है। तो ये इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट, ये एक विषैली प्रकृति की होती है और श्वसन अंगों को प्रभावित करती है, और इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने किया था। तो कुछ चीज़ें आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से भी पता होनी चाहिए कि मस्टर्ड गैस श्वसन अंगों को प्रभावित करती है और मृत्यु तक हो जाती है इससे। अब हम करेंगे नेक्स्ट सल्फोनिक एसिड, जो आपके सिलेबस में बोला गया है, बताया गया है। सल्फोनिक एसिड, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव भी कहा जाता है। जैसा आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड है OH S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH। तो इसमें से एक जो है OH यदि सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो एराइल सल्फोनिक एसिड बन जाता है या बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। इसी तरह से यदि इसके साथ में कोई अन्य ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो भी नॉमेनक्लेचर में उसको भी ले लिया जाता है। तो जैसे यदि NH2 ग्रुप जुड़ा है यदि ऑर्थो पोजीशन पर, तो ऑर्थो एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। तो इस प्रकार से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मैंने लिखा है कि डायरेक्ट यदि बेंजीन का सल्फोनेशन किया जाए तो हमें
बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में जो सल्फ्यूरिक एसिड काम में लिया गया है, यदि ये फ्यूमिंग H2SO4 है और 473 केल्विन पर ये रिएक्शन हो रही है, तो हमें डाई सल्फोनिक एसिड मिलेगा, परंतु इसकी जो पोजीशन है वो 13 बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड होगी। यदि यही हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड काम में लिया है वो एट 513 केल्विन पर हमने रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें 135 ट्राई सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। तो 135 बेंजीन ट्राई सल्फोनिक एसिड हमें प्राप्त हो रहा है। अब थोड़ा सा इसकी सल्फोनेशन की प्रोसेस को देख लेते हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, उसके निर्माण में जो हम सल्फ्यूरिक एसिड काम में ले रहे हैं, उससे हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड या SO3 प्राप्त होता है। ये SO3 जो संरचना है सल्फर ट्राइऑक्साइड की, उसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं, जिस पर कि सल्फ़र के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से SO3 जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन न्यून होता है या इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और वो बेंजीन के ऊपर आक्रमण करता है, जिससे कि हम जो मैंने वीलैंड इंटरमीडिएट बनाया है कि जो तीनों अनुनादी संरचनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो उससे हमें मिलता है अल्टीमेटली बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है वो है रिवर्सिबल प्रोसेस। सल्फोनीकरण मतलब कि साथ साथ डीसल्फोनेशन, तो मतलब सल्फोनेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ वापस से हमें जो है डीसल्फोनेशन की अभिक्रिया भी होती है। तो इससे ये देखा गया कि यदि हमें उत्पाद को अधिक प्राप्त करना है तो हमें जल को वाष्पीकृत करके पृथक कर लिया जाता है, जिससे कि हमें सल्फोनीकृत उत्पाद प्राप्त हो सके, प्रोडक्ट प्राप्त हो सके। अब जैसा कि आपको पता है, जैसे काइनेटिक्स में भी होता है कि यदि हमें प्रोडक्ट अधिक चाहिए तो वो किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, तो वह सबसे पहले रिएक्टेंट पर निर्भर करेगा, रिएक्टेंट की प्रकृति पर निर्भर करेगा, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, उसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है और कैटलिस्ट पर निर्भर करता है। तो वही इस केस में भी है कि सल्फोनेशन के लिए जो एरोमेटिक पदार्थ काम में लिया गया है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है और सल्फ्यूरिक एसिड की सांद्रता पर निर्भर करता है तथा कैटलिस्ट पर निर्भर करता है। इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखने की है कि जो एरोमेटिक रिंग है उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट उपस्थित होता है वो भी इसको प्रभावित करता है। तो यदि एरोमेटिक रिंग में यदि प्लस साइड डोनेटिंग ग्रुप वाला जुड़ा हुआ है, जैसे कि CH3NH2 या OH यदि उपस्थित है, तो सल्फोनेशन आसानी से हो जाता है। इसके विपरीत यदि माइनस या इंडक्टिव इफेक्ट का ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि एरोमेटिक रिंग को और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा, तो जैसे कि NO2 ग्रुप या COH समूह है, तो वो ये अभिक्रिया को मंद करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे और SO3H समूह के उपरांत दूसरा SO3H समूह उसकी मेटा स्थिति पर जुड़ता है। तो इस प्रकार से जो
SO3H है, सल्फोनिक ग्रुप है, वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यदि उसमें पहले से ही प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर, तो रेट बढ़ेगी, और यदि उस पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो रेट कम हो जाएगी, अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को ये प्रभावित करता है। तो ये हो गए हमारा सल्फोनिक एसिड की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कैसे होगी। अच्छा, अब आता है कि जो ये डायरेक्ट सल्फोनेशन है और जो ये इसकी रिएक्शन है, वो उसके साथ साथ उसका जो ऑक्सीडेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जो सल्फोनिक एसिड है वो ऑक्सीकरण से भी, थायोफिनॉल के ऑक्सीकरण से भी प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन यदि बेंजीन की सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ की जाए तो भी हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। अब मैंने इसमें लिख रखी है क्लोरोसल्फोनिक अम्ल से। तो एरोमेटिक कंपाउंड की यदि रिएक्शन क्लोरोसल्फोनिक एसिड से करते हैं तो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड मिलता है। परंतु अब बात आती है कि यदि क्लोरोसल्फोनिक एसिड ग्रुप की मात्रा अधिक है तो ये रिएक्शन और आगे प्रोसीड कर जाएगी और एरोमेटिक सल्फोनाइल जो क्लोराइड है वो प्राप्त होगा, और ये एरोमेटिक सल्फोनाइल क्लोराइड का जल अपघटन करते हैं तो पुनः एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये उसकी मात्रा के ऊपर निर्भर करेगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो एक्टिव हैलोजन डेरिवेटिव के साथ में है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि यदि 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Na2SO3 के साथ कराई जाए तो सोडियम 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन सल्फोनेट मिलता है। तो जो रिएक्शन है वो है हेलो डेरिवेटिव्स की, है ना। तो ये जो हेलो डेरिवेटिव्स हैं उसमें हैलोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द सल्फोनिक एसिड ग्रुप, और जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हमें उसका पहले डेरिवेटिव मिलता है और फिर हमें वो सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गई सल्फोनिक एसिड की कुछ रिएक्शंस जिससे कि हमें सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।